ईसा पूर्व चौथी 5वीं शताब्दी का कालखंड। अखंड भारत का उत्तर पश्चिमी छोर और ज्ञान का वैश्विक केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहाँ की हवाओं में वेदमंत्रों की गूंज थी तो गलियारों में देश विदेश से आए शिष्यों के तार्किक संवादों की गड़गड़ाहट। इसी विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय के एक एकांत कक्ष में भोजपत्रों के ढेर के बीच एक 30 वर्षीय युवक अत्यंत एकाग्रता से कुछ लिख रहा था। गौरवर्ण तीखे नयन नक्श और मस्तक पर चमकता हुआ त्रिपुंड, ये थे कात्यायन। उनके पूर्वज कत वंश के थे, जिसके कारण उन्हें कात्यायन कहा गया, परंतु विद्या जगत में उनकी प्रतिभा के कारण लोग उन्हें वरुचि उत्कृष्ट रुचि वाला भी कहते थे। कात्यायन के सामने महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी रखी थी। पाणिनि ने कुछ ही दशक पहले संस्कृत व्याकरण के 3996 सूत्र लिखकर भाषा को एक अभेद्य किले में बदल दिया था। लेकिन भाषा तो बहती नदी है। समाज बदल रहा था, प्राकृत भाषाओं का प्रभाव बढ़ रहा था और वैदिक संस्कृत से हटकर लौकिक बोलचाल की संस्कृत में कई नए शब्द और प्रयोग जन्म ले रहे थे। कात्यायन ने अपनी लेखनी नरकट की कलम रोकी और एक ठंडी सांस ली। उन्होंने सामने बैठे अपने प्रिय शिष्य देवदत्त से कहा, देवदत्त, पाणिनि अद्वितीय हैं। उनके सूत्र अचूक हैं, परंतु समय अपरिवर्तनीय नहीं है। आज जब मगध से लेकर गांधार तक के लोग बोलते हैं तो कई ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं जो पाणिनि के सूत्रों में पूरी तरह फिट नहीं बैठते। यदि इन नए प्रयोगों को नियमबद्ध नहीं किया गया तो हमारी भाषा छिन्न भिन्न हो जाएगी। देवदत्त ने संकोच से कहा, गुरुदेव, महर्षि पाणिनि को समाज में साक्षात शिव का अवतार माना जाता है। उनके सूत्रों पर उंगली उठाना क्या उनके कार्य का अपमान नहीं माना जाएगा? रूढ़िवादी आचार्य हमारा विरोध करेंगे। कात्यायन मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में विद्वता और निर्भीकता का अद्भुत मिश्रण था। उन्होंने कहा, सत्य की खोज और भाषा की रक्षा कभी किसी का अपमान नहीं हो सकती देवदत्त। पाणिनि ने जो मार्ग बनाया, हमें उस पर पुल बनाना है, उसे तोड़ना नहीं है। मैं अष्टाध्यायी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं उसकी पूर्ति कर रहा हूं। मैं वार्तिक लिखूंगा। कात्यायन केवल तक्षशिला तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। भाषा के नियमों को अखिल भारतीय मान्यता दिलाने के लिए उन्हें उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध की राजधानी पाटलिपुत्र जाना था। उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था। राजा महापद नंद या उनके उत्तराधिकारी विद्वानों के संरक्षक थे, परंतु उनका दरबार तीखे शास्त्रार्थों और राजनीतिक षड्यंत्रों का केंद्र भी था। कात्यायन ने अपनी पोटली में अष्टाध्यायी और अपने लिखे कुछ वार्तिक पूरक सूत्र बांधे और पाटलिपुत्र की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ उनके सहपाठी और मित्र व्याधि भी थे। मार्ग लंबा था। गंगा के तट पर चलते हुए दोनों मित्र भाषा, दर्शन और राजनीति पर चर्चा करते। व्याधि ने कहा, वरुचि, पाटलिपुत्र के विद्वान बड़े रूढ़िवादी हैं। वहां पाणिनि के संप्रदाय का कड़ा नियंत्रण है। आचार्य उपवर्ष के शिष्य तुम्हें आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। कात्यायन ने गंगा के बहते जल की ओर देखा और कहा, व्याधि, ये गंगा हिमालय से निकली थी तब इसका स्वरूप कुछ और था, आज मैदान में इसका विस्तार कुछ और है। भाषा भी ऐसी ही है। यदि हम रूढ़िवादिता के डर से समाज में बदल रही भाषा को अनदेखा कर देंगे तो संस्कृत केवल ग्रंथों की भाषा बनकर रह जाएगी, जनमानस की नहीं। मुझे शास्त्रार्थ से भय नहीं है। पाटलिपुत्र का राजदरबार राजसी ठाट बाट और देश भर से आए प्रकांड पंडितों से भरा हुआ था। सिंहासन पर नंदराज विराजमान थे। राजगुरु और प्रधान अमात्य मंच पर आसीन थे। जब कात्यायन सभा के मध्य पहुंचे तो उनकी सौम्य आकृति और आत्मविश्वास ने सबका ध्यान खींचा। सभा के मुख्य आचार्य ने कड़े स्वर में पूछा, गांधार से आए युवक, सुना है तुम तक्षशिला के महापंडित कहलाते हो, परंतु यहाँ मगध में केवल वही टिक सकता है जो स्थापित सत्यों को चुनौती न दे। तुम महर्षि पाणिनि के सूत्रों में कमियां निकाल रहे हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा नंद ने उत्सुकता से कात्यायन की ओर देखा। कात्यायन ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़े, सिर झुकाया और फिर सीधे खड़े होकर सिंहगर्जना के समान स्वर में कहा, न अस्मद संप्रदाय विरोधी न च सूत्रकार निंदक अनुक्त दुरुक्त चिंताकरः वार्तिककारः। अर्थात न तो मैं अपने संप्रदाय का विरोधी हूं और न ही सूत्रकार पाणिनि का निंदक। मैं तो केवल उन शब्दों पर विचार कर रहा हूं जो पाणिनि द्वारा कहने से छूट गए, अनुक्त, या जो समय बदलने के कारण अब दूसरे अर्थ में कहे जा रहे हैं, दुरुक्त। कात्यायन की इस प्रस्तावना ने ही आधे दरबार का दिल जीत लिया। उन्होंने आगे बढ़कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया। राजन और आदरणीय आचार्यों, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में एक सूत्र लिखा, तेन प्रोक्तम। इसके अनुसार किसी के द्वारा कही गई बात या ग्रंथ के लिए प्रत्यय लगते हैं, परंतु आज समाज में उपन्यास, नजदीक रखा हुआ विचार या नए आख्यानों के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वहां ये सूत्र अधूरा पड़ जाता है।
मैं वहां एक वार्तिक जोड़ता हूं जो इस नियम को और व्यापक बनाता है। उन्होंने एक और ऐतिहासिक उदाहरण दिया जिसने पूरे भाषा विज्ञान को हिला दिया। पाणिनि ने स्त्रियों के वाचक शब्दों के लिए नियम बनाए थे, लेकिन बदलते समय में महिलाएं शिक्षिका और आचार्या भी बन रही थीं। कात्यायन ने तर्क दिया, आदरणीय महर्षि पाणिनि ने उपाध्याय शब्द से स्त्री प्रत्यय लगाकर उपाध्याय या उपाध्याय शब्द सिद्ध किया, जिसका अर्थ होता है उपाध्याय की पत्नी। परंतु आज के समाज में ऐसी स्त्रियां भी हैं जो किसी की पत्नी होने के कारण पूज्य नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं वेदों का अध्यापन कराती हैं, वे स्वयं आचार्य हैं। उनके लिए क्या शब्द होना चाहिए? उनके लिए पाणिनि के नियम में स्थान नहीं है। इसलिए मैं वार्तिक देता हूं कि जो स्त्री स्वयं पढ़ाती है उसे आचार्य कहा जाए, न कि केवल आचार्यानी। इस क्रांतिकारी और प्रगतिशील साहित्यिक तर्क को सुनकर पूरा राजदरबार साधु साधु के नारे से गूंज उठा। रूढ़िवादी आचार्यों के पास कात्यायन के इस व्यवहारिक और वैज्ञानिक तर्क का कोई उत्तर नहीं था। नंदराज ने कात्यायन की विद्वता से प्रसन्न होकर उन्हें महामात्य या राजकीय विद्वान का पद देना चाहा, परंतु कात्यायन का लक्ष्य सत्ता नहीं, शब्द साधना था। उन्होंने पाटलिपुत्र के बाहरी छोर पर सोन नदी के संगम के पास एक साधारण कुटिया बनाई और अपने साहित्यिक महायज्ञ में जुट गए। दिन रात कात्यायन समाज में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का संग्रह करते। वे व्यापारियों, सैनिकों, कृषकों और राजनेताओं की भाषा सुनते। उन्होंने देखा कि रोजमर्रा के व्यवहार में संस्कृत के कई नए धातु रूप, वर्ब फॉर्म्स और संज्ञाएं, नाउन्स बन चुकी थीं। कात्यायन ने पाणिनि के लगभग 1500 सूत्रों पर गहराई से विचार किया और उन पर 4000 से अधिक वार्तिक लिखे। उनके यह वार्तिक केवल पूरक नियम नहीं थे, बल्कि वे अपने आप में लघु सूत्र थे। उनकी साहित्यिक शैली की मुख्य विशेषताएं थीं संक्षिप्तता, ब्रेविटी, कम से कम शब्दों में पूरी बात कह देना। व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी, समाज में जो शब्द वास्तव में बोले जा रहे थे उन्हें मान्यता देना। वैज्ञानिक तर्क, साइंटिफिक लॉजिक, यदि पाणिनि का कोई नियम किसी शब्द को सिद्ध नहीं कर पा रहा था तो कात्यायन ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसमें एक खिड़की खोल दी, विकल्प दे दिया। कात्यायन ने केवल व्याकरण पर ही काम नहीं किया। एक सच्चे साहित्यकार के रूप में उन्होंने यजुर्वेद की वाजस्नेयी प्रातिशाख्य की रचना की, जो वेदों के उच्चारण और स्वर विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा उन्होंने कात्यायन श्रौत सूत्र और गृह्य सूत्र लिखे, जिन्होंने वैदिक यज्ञों और सामाजिक संस्कारों को एक व्यवस्थित और ऐतिहासिक ढांचा प्रदान किया। कात्यायन का कालखंड भारत के इतिहास का एक अत्यंत अशांत और परिवर्तनकारी काल था। एक तरफ मगध में नंद वंश का पतन हो रहा था और चाणक्य, कौटिल्य अपने चंद्रगुप्त के साथ एक नए साम्राज्य की नींव रख रहे थे, तो दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम में सिकंदर का आक्रमण हो चुका था। ऐतिहासिक ग्रंथों जैसे कथासरित सागर और मुद्राराक्षस में संकेत मिलते हैं कि कात्यायन वरुचि का संबंध तात्कालिक राजनीति से भी अनजाने में जुड़ गया था। नंद राजा के दरबार में ईर्ष्यालु मंत्रियों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे। एक दिन अमात्य राक्षस ने कात्यायन से कहा, वरुचि, तुम्हारी ख्याति राजा से भी अधिक हो रही है। लोग राजा के न्याय से अधिक तुम्हारे शब्दों पर विश्वास करते हैं। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। कात्यायन ने शांत भाव से उत्तर दिया, अमात्य, राजा का साम्राज्य सीमाओं तक होता है और वह भी समय के साथ नष्ट हो जाता है, परंतु शब्दों का साम्राज्य अनंत होता है। मुझे न तो किसी राज्य की भूमि चाहिए और न ही राजकोष का धन। मैं तो केवल उस भाषा को अक्षुण्ण रखना चाहता हूं जो हमारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। परंतु राजनीति की कुटिल चालों से तंग आकर अंततः कात्यायन ने पाटलिपुत्र छोड़ने का निर्णय लिया। वे समझ गए थे कि राजदरबारों की चकाचौंध में रहकर शाश्वत साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। कात्यायन पाटलिपुत्र त्याग कर दक्षिण की ओर बढ़ गए। वे विंध्याचल के घने जंगलों और शांत कंदराओं में चले गए। यहाँ का वातावरण शांत था, यहाँ न तो मगध की राजनीति थी और न ही विद्वानों की आपसी ईर्ष्या। यहाँ उन्होंने अपने जीवन के सबसे गूढ़ ग्रंथों को अंतिम रूप दिया। उन्होंने प्राकृत भाषाओं का भी अध्ययन किया और प्राकृत प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा, जो प्राकृत भाषा का पहला उपलब्ध व्याकरण माना जाता है। यह उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण था। वे जानते थे कि यदि संस्कृत को जीवित रखना है तो उससे जन्मी प्राकृत बोलचाल की भाषाओं के नियमों को भी समझना होगा। विंध्याचल के इसी शांत परिवेश में जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपने शिष्यों को भाषा और संस्कृति का मूल मंत्र दिया। एक शाम जब ढलता हुआ सूर्य विंध्य की पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, कात्यायन ने अपने शिष्यों से कहा, पुत्रों, व्याकरण केवल नियमों का जाल नहीं है, यह मनुष्य की चेतना को शुद्ध करने का साधन है। अशुद्ध शब्द अशुद्ध विचार पैदा करते हैं और अशुद्ध विचार समाज का पतन करते हैं। महर्षि पाणिनि ने जो नींव रखी थी, मैंने उस पर दीवारें खड़ी की हैं।
भविष्य में कोई और आएगा जो इस पर छत डालेगा। उनका इशारा भावी महाभाष्यकार पतंजलि की ओर था। कात्यायन का कार्य इतिहास में क्यों अमर है, इसे समझने के लिए हमें उनके साहित्यिक योगदान को 3 मुख्य श्रेणियों में देखना होगा। यदि कात्यायन ने वार्तिक न लिखे होते तो पाणिनि का व्याकरण एक समय के बाद इतना कड़ा हो जाता कि लोग संस्कृत बोलना छोड़ देते। कात्यायन ने नए शब्दों जैसे लौकिक, वैज्ञानिक आदि के प्रयोगों को व्याकरण सम्मत बनाकर भाषा को मरने से बचा लिया। कात्यायन के वार्तिक गद्य प्रोज में हैं। उनकी शैली इतनी संक्षिप्त और कसी हुई है कि कम से कम शब्दों में दर्शन और विज्ञान की बड़ी से बड़ी बात कह दी जाती है। इस शैली ने आगे चलकर दर्शन ग्रंथों जैसे न्याय सूत्र, मीमांसा सूत्र के लेखन को बहुत प्रभावित किया। शब्द ब्रह्म में विलीन महामानव। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में महर्षि कात्यायन वरुचि ने अपनी लेखनी को विश्राम दिया। उन्होंने आजीवन अक्षरों की सेवा की थी, और अक्षर का अर्थ ही होता है जो कभी नष्ट न हो। माना जाता है कि उन्होंने समाधि अवस्था में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। वे सशरीर चले गए, लेकिन भाषा के रूप में उनका शरीर आज 2500 साल बाद भी जीवित है। आज जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए संस्कृत को दुनिया की सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है, तो उसके पीछे पाणिनि के साथ साथ कात्यायन की वह सूक्ष्म और तार्किक दृष्टि ही है जिसने भाषा के गणित को पूरी तरह सटीक बनाया था। कात्यायन की यह कहानी केवल एक व्याकरणकार की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस ऐतिहासिक चेतना की जो परंपरा का सम्मान भी करती है और समय के साथ उसमें आवश्यक सुधार करने का साहस भी रखती है। यही कारण है कि भारतीय मनीषा आज भी उन्हें सादर नमन करती है। वाक्यकार वरुचिन, भाष्यकार पतंजलिम, पाणिनिन सूत्रकार च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।